हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बीकॉम जनरल वालों। तो आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग थ्योरी के पार्ट बी। और दोस्तों पार्ट सी कल सुबह आएगा, मतलब कल 10 बजे 12 बजे पार्ट सी आ जाएगा और आप लोग का अकाउंटिंग थ्योरी फुल कंप्लीट, पूरा कंप्लीट करा देंगे। कल आपका अकाउंटिंग थ्योरी आज होने वाला है पार्ट बी। और पार्ट बी में हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं जो क्वेश्चन कल छोड़ दिए थे, एक्सप्लेन द इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग थियरी। और अपने लोग यूनिट नंबर 2 पर जाएंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और कल के क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कल का क्लास तो मिस बिल्कुल भी मत करना। मतलब 3 पार्ट में अपने लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग थियरी को समाप्त कर देंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग थियरी। अब आप बोलोगे भैया इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच क्या है? अब इंडक्टिव अप्रोच ये बोलता है कि अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स है, अकाउंट्स के जो रूल्स है एंड अकाउंट्स के जो रेगुलेशंस है, उसको ऑब्जर्व कर, उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसको समझो। अकाउंटिंग रूल्स जो है, प्रिंसिपल्स जो है, उसको ऑब्जर्व करो, ये बोलता है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि इतने सारे जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है, इतने सारे जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको ऑब्जर्व करो, देखो, समझो। आपको अभी मैं क्या दे रहा हूं? अभी मैं ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को। मतलब आप क्या कर रहे हो? अकाउंट्स को समझ रहे हो, देख रहे हो, इतने सारे जो अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशंस है, उसको ऑब्जर्व करने को बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। और जब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, उन रूल्स के बेसिस पर, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर रियल लाइफ में जब काम करोगे, नौकरी करोगे, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव अप्रोच का। यहां पे आइए, इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, यहां पे पढ़िए इसको। सो द इंडक्टिव अप्रोच मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इट स्टार्ट फ्रॉम कलेक्टिंग फैक्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड रियल लाइफ डेटा फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व पैटर्न। इसका मतलब होता है, इंडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि पहले तू अकाउंट सीख। अरे पहले तू अकाउंट सीख, तो फैक्ट्स को कलेक्ट कर, प्रैक्टिसेस कर, रियल लाइफ डेटा को कलेक्ट कर, दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि पहले तू अकाउंट्स को सीख। तो जैसे कि अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से चलता है। अब जैसे गाय गोबर देती है, गाय गोबर देती है, ये एक रूल है। वैसे ही अकाउंटिंग भी रूल के हिसाब से चलता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो ऐसा कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ। हम हम अगर मान लीजिए बैलेंस शीट को क्लासिफाई कर दिए कि एक साइड होता है असेट, एक साइड होता है लाइबिलिटी, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया ये डेबिट क्यों है, ये क्रेडिट क्यों है। ये रूल है और रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंट्स रूल के हिसाब से चलता है। आपको रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको रूल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अपना ज्ञानबाजी दूर रखिए। ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव अप्रोच। मतलब जैसे एक सत्य है कि गाय गोबर देती है, जैसे एक सत्य है कि सूरज हर रोज उगता है, वैसे ही एक सत्य ये भी है कि अकाउंटिंग थियरी रूल्स पे चलता है। रूल्स है तो है, रूल्स बना दिया गया, आपको पढ़ना है, बात खत्म। बहुत लोग ना हर चीज में लॉजिक ढूंढते रहते हैं। यहां डेबिट क्यों है, ये मतलब कि डेबिट का मतलब क्या है, अपने को डेबिट ही क्यों लिखना है बैंक अकाउंट को। तो डेबिट, क्रेडिट, असेट, लाइबिलिटी रूल्स है, आप लोगों को वो लॉजिकल बेसिस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बस बात खत्म। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव अप्रोच। तो इंडक्टिव अप्रोच मतलब क्या होता है कि आप जो जो अकाउंट्स में हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करो, सीखो, आप फैक्ट्स को कलेक्ट करो, आप प्रैक्टिस करो, आप दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से रियल लाइफ डेटा लो और सीखो पहले अकाउंट्स को। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है सीखो, देखो, ऑब्जर्व करो अकाउंट्स को। सीखो, देखो और ऑब्जर्व करो अकाउंट्स को। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच। यहाँ पे देखिए ना, एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। इन दिस अप्रोच अकाउंटेंट स्टडी हाउ डिफरेंट कंपनीज रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे अकाउंटेंट क्या स्टडी करते हैं कि किस किस तरीके से ये काम किया जाता है। इंडक्टिव अप्रोच मतलब कि किस तरीके से ये काम किया जाता है, पहले सीखूंगा, पहले अच्छे से सीखूंगा किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है। मैं पहले सीखूंगा, मैं पहले उसको ऑब्जर्व करूंगा, एनालाइज करूंगा, एक्सपीरियंस हासिल करूंगा उसमें। तो इंडक्टिव अप्रोच में क्या क्या होता है? इंडक्टिव अप्रोच में देखिए, इंडक्टिव अप्रोच में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो भैया
सबसे पहले तो एक डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम द करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फिर उस डेटा को आप कंपेयर करते हो, मतलब जितना भी ऑब्जर्विंग वाला चीज होता है ना, ऑब्जर्विंग वाला चीज, अकाउंट सीख रहा हूं। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब मैं अभी अकाउंट्स देख रहा हूं, अकाउंट्स सीख रहा हूं, अकाउंट्स ऑब्जर्व कर रहा हूं। अकाउंट्स में कितने फैक्ट्स है, क्या क्या कंपेयर कर सकता हूं, मतलब अकाउंट्स को मैं टटोल रहा हूं। अभी आप उस स्टेज पे हो जहां पे अकाउंट्स आप सीख रहे हो, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। तो पहले आप जॉब करने जो जाओगे तो पहले आप लोगों को सिखाया जाएगा, ऑब्जर्व कराया जाएगा। तो इंडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम, ठीक है, या तो आप कंपेयर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। मतलब 2026 के प्रॉफिट के साथ 2025 के प्रॉफिट को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ये भी तो अकाउंटिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व ही कर रहे हो ना, ऑब्जर्व ही तो कर रहे हो अकाउंट्स का। आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप, मतलब आप इंडक्टिव अप्रोच में, बेटा इंडक्टिव अप्रोच में आप अकाउंट समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि अकाउंट्स क्या है। इंडक्टिव अप्रोच में आप अकाउंट्स को ऑब्जर्व करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो और डेटा को कंपेयर करते हो। अब डेटा को कंपेयर करते हो, ठीक है। तो इसका मेरिट्स क्या है, मेरिट्स है प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन रियल रियल अकाउंटिंग सिचुएशंस। मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल है और रियल अकाउंटिंग सिचुएशन पर बेस करता है। फिर बात है कि प्रोड्यूसर्स थियरीज दैट आर रियलिस्टिक एंड इजीली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग का जो थियरीज नॉर्मली रहता है वो रियलिस्टिक है और इजीली एक्सेप्टेड है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अकाउंटिंग इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड बाय द फर्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या इंडक्टिव अप्रोच, क्या इंडक्टिव अप्रोच का मतलब है कि भाई तू अकाउंट्स करने से पहले अकाउंट्स के बारे में जानेगा ना, समझेगा ना, सोचेगा ना, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि सबसे पहले अकाउंट्स के नियम को समझ, अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को समझ, अकाउंट्स के फैक्ट्स को समझ, उसके फैक्ट्स को आप कलेक्ट करो, प्रैक्टिस करो रियल लाइफ डेटा में। जो दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेटा है उसको लेके देखो कि कहां क्या पैटर्न है। आप अकाउंट्स को पहले समझो, तो पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंट्स को, फिर आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो इंडक्टिव अप्रोच मतलब आपको समझना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग जो भी प्रिंसिपल्स है उसको आपको समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, पहले स्टडी करना पड़ेगा। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। फिर बात करते हैं डिडक्टिव अप्रोच। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी समझे हो, अब डिडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, जो भी समझे हो अभी तक, जो भी समझे हो अभी तक उसको अप्लाई कर रियल लाइफ में, उसको अप्लाई कर रियल लाइफ में। अच्छा, इंडक्टिव अप्रोच का एग्जांपल क्या है, सो द प्रैक्टिस इज शोइंग ऑफ द फिक्स्ड एसेट एट कॉस्टलेस, मतलब वो डेप्रिसिएशन केम फ्रॉम ऑब्जर्विंग हाउ मच फर्म्स हैंडल एसेट वैल्यूएशन, ए रिजल्ट ऑफ। देखो अपने लोग अभी तक पढ़े हैं कि प्लांट एंड मशीनरी से, फर्नीचर एंड फिक्सचर से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो लेस करते हैं। लेकिन आपने कभी पूछा है कि क्यों लेस करते हैं, पूछना भी मत, बिकॉज ये रूल है। डेप्रीशिएशन लेस किया जाता है तो ये रूल है। गाय गोबर देती है, इसका कोई लॉजिक बनता है, ये रूल है। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी से अपने लोग डेप्रीशिएशन लेस करते हैं बिकॉज ये रूल है, इसका कोई लॉजिक है ही नहीं, वैसे इंडक्टिव अप्रोच यही बोलता है कि सबसे पहले भाई रूल्स को तुम समझो, रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स को, अकाउंट्स को समझो। सबसे पहले आप अकाउंट्स को समझो तो सही, पढ़ो तो सही, और जब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो उसको बोलते हैं अपने लोग डिडक्टिव अप्रोच। सो इसका मीनिंग क्या है बताओ तो। इसका मीनिंग है कि दिस अप्रोच मूव्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, इट स्टार्ट फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग बेसिक assumptions, आइडियाज, लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड देन अप्लाई देम टू डेवलप स्पेसिफिक अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे क्या बोला है कि पहले आप बेसिक assumption, आइडियाज और लॉजिकल प्रिंसिपल्स जो आप सीखे हो अभी तक, जो आप सीख लियो अभी तक, आपको डिडक्टिव अप्रोच में सारा का सारा अकाउंट्स आ चुका है। अब आप उसको रियल लाइफ में क्या करोगे, अप्लाई करोगे, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करोगे। जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपने सीखा है उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। जितने भी अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स आपने सीखा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, सीधा सा बात है, ठीक है। इसका 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 एक्सप्लेनेशन क्या है, इन दिस मेथड अकाउंटेंट फर्स्ट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सच एज फेयरनेस,
consistency, accuracy. Based on these objectives, they create general concept like matching principles, accrual principles, and going concern principles. These general ideas are then applied to a specific accounting situations. मतलब accounts में जो इतने सारे rules, regulations, principles हम लोग जाने, facts चेक किए, उससे आपने concept बनाना शुरू किया. देखो, सबसे पहले क्या होता है इंडक्टिव अप्रोच. इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अकाउंट्स में क्या फैक्ट्स है, क्या लॉजिक है, अकाउंट्स का क्या फैक्ट्स है, क्या लॉजिक है. इतने सारे जो फैक्ट्स आपने चेक किए, इतने सारे जो लॉजिक आपने चेक किए, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स, अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशंस आपने जो चेक किए इतने, उससे आप अपना ही कंसेप्ट बनाते हो. मैचिंग प्रिंसिपल, एक्यूरल कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. आप खुद का कंसेप्ट बनाते हो, खुद का जो कंसेप्ट बनाते हो और उस कंसेप्ट को बना के जो रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हो. रियल लाइफ में मैचिंग प्रिंसिपल, एक्यूरल कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का अप्लाई होता है कि नहीं बताइए. उसको अपने लोग बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच. डिडक्टिव अप्रोच. तो इसमें इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. सबसे पहले तो भैया आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आपको जानना पड़ेगा. फिर मेक अजम्पशन अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट. फिर डेवलप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन एंड अप्लाई दोस प्रिंसिपल्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. ठीक है, मतलब सीधा सा बात है. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फिर आप एक अजम्पशन बनाइए, मेक अजम्पशन अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट. फिर डेवलप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन दिस अजम्पशंस, है ना. और लास्ट में ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दीजिए. सीधा सा बात है. तो बात ये रहा कि इंडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है. इंडक्टिव अप्रोच का मतलब पहले अकाउंट्स के बारे में आप रिसर्च करते हो, छानबीन करते हो, फैक्ट चेक करते हो, सब कुछ चेक करते हो, रिसर्च. अकाउंट्स को पहले ऑब्जर्व करो, जानने की कोशिश करो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अकाउंट्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कहां डेबिट होगा, कहां क्रेडिट होगा, जान गए. उसको बोलते हैं दोस्तों इंडक्टिव अप्रोच. जान गए. अब जानने के बाद अपना खुद का कंसेप्ट बनाओ, अपना खुद का कंसेप्ट बनाओ. देखो जैसे अकाउंट्स में मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट है, एक्यूरल कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है. और ये कंसेप्ट को अपने बिजनेस में अप्लाई करो, ये सारे कंसेप्ट को अपने बिजनेस में अप्लाई करो. ये बोलता है डिडक्टिव अप्रोच. ये बोलता है डिडक्टिव अप्रोच. ठीक है. तो बेटा अगर बात करें इंडक्टिव अप्रोच का, तो इंडक्टिव अप्रोच में भैया लॉजिक नहीं लगाया जाता. ना 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 ना, इंडक्टिव अप्रोच में दिमाग मत लगाओ, बस सीखो, बस ऑब्जर्व करो. इंडक्टिव अप्रोच मतलब होता है रूल्स. इंडक्टिव अप्रोच मतलब होता है अकाउंटिंग रूल्स. गाय गोबर देती है तो गोबर देती है, बात खत्म. यहां डेबिट होता है तो डेबिट होता है, यहां क्रेडिट होता है तो क्रेडिट होता है. और यहां, और जो सेकंड वाला मेथड है, अरे डिडक्टिव अप्रोच जो है, यहां पे लॉजिकल लगाया जाता है. यहां पे तुम लॉजिक लगाओ. लॉजिक अगर लगाना है तो तुमको डिडक्टिव अप्रोच से लॉजिक लगाना पड़ेगा. इंडक्टिव अप्रोच में अपने लोग लॉजिक नहीं लगा सकते, बस सीखना चाहिए आप लोगों को. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह, नियम क्या है. और लॉजिक कहां लगाते हो, लॉजिक लगाते हो आप डिडक्टिव अप्रोच में लॉजिक लगाते हो. ठीक है. तो लॉजिकल, सिस्टमैटिक एंड बेस्ड ऑन रीजनिंग help in creating new accounting standard and concept, ensures consistency and coherence of the accounting theory. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में, अब अपने लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिटन स्टेटमेंट है, वो गाइडलाइंस है जो कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज जैसे कि आईसीएआई इशू करती है. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पता है कौन इशू करता है, आईसीएआई. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया भैया, जो अपने लोग अकाउंट्स करते हैं ना, अकाउंट्स इतने सारे जो अकाउंट्स करते हैं कि डेप्रिसिएशन, पीपीई, इतने सारे जो अकाउंट्स करते हैं उसके क्या क्या नियम है वो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग करने के नियम को बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है, आईसीएआई, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंट्स करने का नियम. अकाउंट्स किस तरीके से किया जाता है, हर एक चैप्टर में जो अकाउंट्स अपने लोग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, क्या क्या नियम फॉलो होगा, कौन कौन सा रूल्स, कौन कौन सा रेगुलेशंस, ये सब लिखा रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. सब लिखा रहता है कि डिप्रीशिएट किस तरीके से करना है, पीपीई को कैसे ट्रीट करना है, जो आप लोगों को कंपनी फाइनल अकाउंट्स में सिखाया ना, जितना नियम सिखाए, जितना नोट्स टू अकाउंट सिखाए, वो कहाँ लिखा रहता है, वो क्या अपने मन से हम बना के लिखते हैं क्या.
वो क्या अपने मन से बना के लिखते हैं क्या? ना 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 ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब होता है बेटा नियम। नियम किसका नियम? अकाउंट्स करने का नियम। अकाउंट्स करने का नियम, जो अकाउंट्स कर रहे हो वो कौन कौन सा नियम, कौन कौन सा रूल्स, कौन कौन सा रेगुलेशंस में फॉलो करो, कौन कौन सा नियम, कौन कौन सा रूल्स, कौन कौन सा रेगुलेशंस में फॉलो करूं, इसको इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखिए आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन स्टेटमेंट और गाइडलाइंस इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज that specify how various accounting transactions should be recorded, measured and reported। मतलब किस तरीके से आप लोग को अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, रिपोर्ट करना है, अकाउंटिंग करने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो सब सब किस में लिखा रहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो दिस ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, ये यूनिफॉर्मिटी लाता है कि सारा का सारा कंपनी एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा तो अच्छा रहेगा, इस देश के लिए अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। सो दिस ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। हर एक बिजनेस कंसिस्टेंटली अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेगा, इस इन इन नियमों का पालन करके जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड करेगा, ये जो नियम का पालन करके अकाउंट्स का रिकॉर्ड करेगा तो बिजनेस कंसिस्टेंट रहेगा एंड ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, बिजनेस के लिए ट्रांसपेरेंसी लाएगा। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप सुने हो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, सीए का नाम सुने हो? तो सीए इंस्टीट्यूट जो है, सीए का जो इंस्टीट्यूट है वो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। ठीक है, कि अकाउंट्स किस तरीके से करना है, उसका जो नियम आता रहता है, नियम नियम जो बदलता रहता है या नियम जो आता रहता है उसको कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आइए देखिए मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स मीनिंग तो आप लोगों को समझा दिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड्स अकाउंटेंट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? नियम है कि किस तरीके से अकाउंट्स को अपने को रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से अकाउंटिंग करना है अपने को, ये इसका नियम है। फिर बात करते हैं पर्पस। सो देयर मेन पर्पस इज टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल अक्रॉस द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। इसका मेन पर्पस क्या रहता है? इसका मेन पर्पस रहता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है उसको सब कोई, हर कोई समझ पाए, उसको कंपेयर कर पाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस रहता है कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, अपना फाइनल अकाउंट जो बनाते हो, इतना बड़ा बड़ा फाइनल अकाउंट जो बनाते हो, रेशियो एनालिसिस जो बनाते हो, अकाउंट जो करते हो, वो अंडरस्टैंडेबल रहे, हर कोई उसको समझ पाए और कंपेयर कर पाए। कि हम ऐसा स्थिति पे कंपेयर कर पाए कि 2026 का प्रॉफिट 2025 के साथ हम कंपेयर कर पाए, वैसा कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो यूनिफॉर्मिटी लाता है। हर एक कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करेगा, तब तो पता चलेगा कि कितना कितना बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है। हर एक कंपनी एक ही अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करेगा, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, तभी तो ये देश महान बनेगा, तभी तो ये देश, मतलब कि तभी तो पता चलेगा कि वो कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, फिर रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विश्वास है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रस्ट रखता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे हर कोई विश्वास करता है, हर कोई विश्वास करता है, मतलब इन्वेस्टर भी विश्वास करता है, लेंडर्स भी विश्वास करता है, रेगुलेटर भी विश्वास करता है। अगर मैं अपना अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाऊं तो हर कोई विश्वास करेगा, हर कोई बेटा विश्वास करेगा। क्या करेगा? विश्वास करेगा। फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी धोखाधड़ी वाला काम नहीं करता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल एंड फेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाता है, धोखाधड़ी, मिस, फ्रॉड व्रॉड वाला काम नहीं करता। ठीक है, इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है आईसीएआई। आईसीएआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसको इशू करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, मैं कल ही आपका क्लास लेने वाला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करता है। तो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग नियम बताता है दोस्तों। ऐसे जो लॉ के जो सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, वैसे ही इधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग के नियम बताएंगे। AS1, AS2, AS3,
हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपना अलग अलग नियम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ओके, ओके सर, डन सर। चलिए बात करते हैं, व्हाट आर द प्रोसीड्योर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किस तरीके से इशू करें। सबसे पहले तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यहाँ पे डेफिनेशन चेप देना। और आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। सीए इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीड्यूर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से इशू होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से इशू होता है। तो स्टेप नंबर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोल के एक है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करता है एरिया या टॉपिक जहां पे नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। सबसे पहले ये जो एएसबी आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एरिया में अपने को अकाउंटिंग लगेगा, कौन सा एरिया में अपने अपने को अभी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। जैसे आप लोग को पता है कि पहले ना जो आप लोग को पीपीई करवाए थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका नाम पहले ना फिक्स्ड एसेट था, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट को हटा के उसका नाम रखा गया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब फिक्स्ड एसेट नाम नहीं है। तो इसको कौन सुझाव देता है, इसको इसको कौन सुझाव देता है, ये सब कौन सुझाव देता है, ये सुझाव देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो सबसे पहले एएसबी ना क्या करेगा, एएसबी वो एरिया को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब चाहिए। सबसे पहले एएसबी जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करता है जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। फिर वो ड्राफ्ट बनता है। सो ए प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले वो प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो बनता है, वो ड्राफ्ट बनता है कि भाई साहब मेरे को लगता है कि इस विषय पर अकाउंटिंग का नियम आना चाहिए, नया नियम आना चाहिए। फिर वो फिर वो ड्राफ्ट का वो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेट होता है वो ड्राफ्ट। अब कहां कहां सर्कुलेट होता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्कुलेट होता है, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सर्कुलेट होता है, इंडस्ट्रीज में, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के अंदर। वो ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया जाता है, वो ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया जाता है, हर हर किसी को भेजा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, ये सोच रखा है कि यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक नया अकाउंट्स आना चाहिए। जब भी कोई अकाउंट्स के नए नियम आने रहते हैं ना, तो एएसबी सुझाव देता है पहले ड्राफ्ट बना के। मैंने ड्राफ्ट बनाया और उसको प्रपोज किया, प्रपोज करके मैंने सर्कुलेट किया, सबको भेजा। कहां कहां भेजा, वो डिपार्टमेंट में भेजा। कहा, कौन सा डिपार्टमेंट में भैया, अरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट में, इंडस्ट्रीज में। फिर उसके कमेंट्स को हम लोग रिव्यू करेंगे, सारे के सारे सजेशंस लेंगे, सबके सजेशंस लेंगे। जहां जहां वो ड्राफ्ट को मैंने भेजा, वो सरकारी दफ्तर में भेजा था, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भेजा था, इंडस्ट्रीज में भेजा था, हर किसी के हम कमेंट्स को लेंगे, हर किसी के वो कमेंट्स को हम लोग लेंगे। और जो सूटेबल रहेगा वो फैसला हम लोग लेंगे। ठीक है, all suggestions and feedback received from stakeholder are carefully reviewed and incorporated if found suitable। सारे के सारे सजेशंस, सारे के सारे फीडबैक, जिधर जिधर हमने ड्राफ्ट को भेजा था, जिधर जिधर हमने ड्राफ्ट को भेजा था, अपने लोग तो ड्राफ्ट को बहुत जगह भेजे थे ना, कहां कहां भेजे थे भैया, अरे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर यूनिट में, इंडस्ट्रीज में, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स में, यहां यहां अपने लोग ड्राफ्ट को भेजे थे। तो जिधर जिधर तुमने बेटा ड्राफ्ट को भेजा, उसका प्रॉपर तरीके से रिव्यू होगा। क्या होगा, प्रॉपर तरीके से रिव्यू होगा, उसका प्रॉपर तरीके से रिव्यू होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, अप्रूवल बाय द काउंसिल ऑफ आईसीएआई। आईसीआई जो काउंसिल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, उस एएसबी के ड्राफ्ट को अगर वो अप्रूव कर दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर आईसीआई के काउंसिल अप्रूव कर दिया एएसबी के ड्राफ्ट को, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ भाई हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वंस अप्रूव्ड बाय द आईसीआई काउंसिल, द फाइनल स्टैंडर्ड इशूड एंड मेड मैंडेटरी टू यूज्ड बाय द कंपनीज। अगर अगर आईसीआई ने एक बार अप्रूव कर दिया कि हाँ ये लड़का सही बोल रहा है, हाँ ये सही बोल रहा है एएसबी, हाँ एएसबी सही बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सही बोल रहा है, इसका ड्राफ्ट सही है, एक बार आईसीआई ने अप्रूव्ड कर दिया तो फिर नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, और इसको नोटिफाई कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाई करता है इसको। अरे निर्मला ताई की डिपार्टमेंट, निर्मला ताई की डिपार्टमेंट, निर्मला सीतारमन की डिपार्टमेंट। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ना, फॉर एग्जांपल इंड एस जब आया था, इंड एस जब आया था 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम बोले थे ना पहले फिक्स्ड एसेट नाम था इसका, फिर बाद में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किया गया इसका नाम, ठीक है। अरे पहले इसका नाम फिक्स्ड एसेट था, अरे पहले इसका नाम पीपीए नहीं था, पहले इसका नाम फिक्स्ड एसेट था, बाद में पीपीई किया गया। इंडिया 16 बाद में आया है, अभी अभी चेंज हुआ है इंडिया 16, ठीक है। फिर बात करते हैं आईएफआरएस क्या है। आईएफआरएस वही इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जैसे अपने देश का है इंडियस, जैसे अपने देश का इंडियस, इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं इंडियस। इंटरनेशनल का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं आईएफआरएस। अपना इंडिया का है इंडियस, मतलब अकाउंट्स करने के नियम अपने को कौन बताता है, इंडियस। लेकिन एक आईएफआरएस है, आईएफआरएस का मतलब क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो फॉरेन में इंटरनेशनली जो अकाउंटिंग फॉलो होता है उसको बोलते हैं आईएफआरएस, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं, आईएफआरएस का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय द अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो अपने लोग उसको अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, अपने लोग आईएफआरएस को भी अडॉप्ट करते हैं, मतलब अपने लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को भी मानते हैं। अपने लोग इंड एस तो मानते ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को भी अपने लोग अडॉप्ट करके रखे हैं। कुछ कुछ चीज वहां से भी अपने लोग देखते हैं। अपने लोग इंड एस से तो देखते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग आईएफआरएस के भी रेफर करते हैं, ठीक है। So the main purpose of IFRS is to bring uniformity and comparability in the financial statement across different countries. मतलब IFRS का मेन पर्पस क्या है? IFRS का मेन पर्पस है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हो। आप देखोगे कि यहां जैसे अकाउंट्स किया जाता है वैसे ही दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी अकाउंट्स किया जाता है, वही मेथड है, वही मेथड। इंडिया में जैसे अकाउंट्स किया जाता है, अब देखोगे दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी वैसे ही अकाउंट्स किया जाता है। तो यही तो मकसद है कि यूनिफॉर्मिटी आए। आईएफआरएस जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसका मकसद क्या है कि यूनिफॉर्मिटी आए, कंपेरेबिलिटी आए अक्रॉस द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग का। मीनिंग क्या है? आईएफआरएस रेफर टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज्ड बाय द इंटरनेशनली फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर कंपेरेबल अक्रॉस बॉर्डर्स। मतलब आईएफआरएस का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया में अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं अपने लोग, वही अकाउंटिंग दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी फॉलो हो, सब जगह यूनिफॉर्मिटी आ पाए, सब जगह यूनिफॉर्मिटी आ पाए। इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है आईएफआरएस को इशू कौन करता है? जैसे इंड एएस को इशू कर रहा था, जैसे इंड एएस को कौन इशू कर रहा था? आईसीएआई, आईसीएआई, ठीक है। जैसे इंड एएस को इशू इशू कौन कर रहा था? आईसीएआई। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कौन करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बात समझ में आया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है इसको, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि कहां पे है? हेडक्वार्टर लंदन में है। आईएफआरएस को इशू कौन करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हेडक्वार्टर कहां है? लंदन में। इसका मकसद एक ही है कि हर एक कंट्री का अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेम होना चाहिए, हर एक कंट्री का अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूनिफॉर्मिट होना चाहिए। जैसे अपने लोग जैसे यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स करते हैं, बिल्कुल दूसरे देशों में भी वैसा ही फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, ठीक है। बस हल्का फुल्का चेंज है, हल्का फुल्का कंसेप्ट का चेंज है, हल्का फुल्का तो चेंज रहेगा ही चाहिए। अपने अपने लोग यहाँ पे जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, उधर भी वैसे ही अकाउंटिंग फॉलो किया जाता है, बस हल्का फुल्का चेंज रहता है। इंडियन अकाउंटिंग में और इंटरनेशनल अकाउंटिंग में हल्का फुल्का बस चेंज है, बाकी सब सेम है। तो यही तो ये लोग चाहता है कि यूनिफॉर्मिटी आए, कि जो भी कंट्री में जाओ तुम यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मोर रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल ग्लोबली। इसका मेन मकसद यही है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रिलायबल बनाया जाए, कंसिस्टेंट बनाया जाए और अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए ग्लोबली, ठीक है। आईएफआरएस को 140 कंट्री अडॉप्ट किया है। आईएफआरएस को 140 कंट्री अडॉप्ट किया है, 140 कंट्री एक्सेप्ट किया है। आईएफआरएस जो है उसको 140 कंट्री एक्सेप्ट किया है। बात करते हैं एडवांटेज का, तो आईएफआरएस इंप्रूव्ड कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल, IFRS improves
IFRS improves की कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो 2026 के साथ 2025 के प्रॉफिट को। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर फॉरेनर्स लोगों को तुम्हारा अकाउंट समझ में आएगा तभी तो तुम अट्रैक्ट कर पाओगे ना। फॉरेनर्स लोग को तुम्हारा अकाउंट समझ में आएगा तभी तो तुम अट्रैक्ट कर पाओगे, अकाउंट्स दिखा पाओगे कि भाई साहब हमारे कंट्री का ये अकाउंट्स है। तो अकाउंट समझ में कैसे आएगा जब तक यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। इसीलिए अपने लोग IFRS को अडॉप्ट किए हैं। इसीलिए अपने लोग IFRS को अडॉप्ट किए हैं कि कोई बात नहीं, सारा अकाउंट सेम होना चाहिए, आपका भी अकाउंट सेम होना चाहिए, हमारा भी अकाउंट सेम होना चाहिए। ठीक है। जैसे इंडिया के बच्चे फाइनल अकाउंट सीखते हैं वैसे लंदन के बच्चे भी फाइनल अकाउंट सीखते हैं, वही सेम सेम फॉर्मेट है, बस हल्का फुल्का चेंज है। तो अगर वैसा नहीं रहा ना तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेगा इंडिया में, क्योंकि वो लोग अकाउंट से नहीं मैच कर पाएगा, वो लोग समझ ही नहीं कर पाएगा कि क्या लिखा हुआ है अकाउंट्स में। ठीक है। ठीक है। अडॉप्शन इन इंडिया, इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड IFRS डायरेक्टली बट हैज कवरेज इट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद RFI। हम क्या बोले कि पूरा का पूरा हम लोग अडॉप्ट नहीं करते, ना 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 ना, हम लोग AS अडॉप्ट करते हैं, हम लोग इंडियास अडॉप्ट करते हैं। हम लोग IFRS को पूरा अडॉप्ट नहीं किए, अपनाए नहीं है पूरा, हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं, थोड़ा बहुत यूज करते हैं। हम लोग क्या बोले कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना उसमें ना कुछ कुछ कॉपी किया हुआ है IFRS से। IFRS से ना हम लोग कुछ कुछ कॉपी किए, हम लोग पूरा अडॉप्ट नहीं किए, हम लोग थोड़ा बहुत इससे भी देख लेते हैं। हमारा तो खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भाई, अपना भारत महान। हमारा तो खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस, इंडियस जिसको बोलते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अपने लोग IFRS का भी मदद ले लेते हैं। थोड़ा बहुत अपने अपने लोग IFRS का भी मदद ले लेते हैं। जैसे IFRS 16 बोलता है लीजेस के बारे में, IFRS 9 बोलता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जैसे ही है ये। ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियस। IFRS और इंडियस का डिफरेंस क्या है देखो तो। IFRS क्या है, एक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको ग्लोबली फॉलो किया जाता है। IFRS क्या है, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको बहुत सारी कंट्री ग्लोबली फॉलो करती है। ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS जिसको ग्लोबली फॉलो करती है। और इंडियस क्या है, इंडियस इंडिया का वर्जन है, इंडियस इंडिया का वर्जन है। इंडिया सिर्फ इंडिया में ही फॉलो किया जाता है, अपना जो इंडियस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सिर्फ इंडिया में ही फॉलो किया जाता है। लेकिन IFRS पूरा ग्लोबली पूरा वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। ठीक है। IFRS को कौन इशू करता है, देखो इशूड बाय IFRS को कौन इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। और इंडियस को कौन इशू करता है, ICAI। अपना जो इंडियस है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, और IFRS को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, IFRS आर यूज्ड इंटरनेशनली व्हाइल इंडियस आर एप्लीकेबल ओनली टू द इंडियन कंपनीज। ठीक है। IFRS को इंटरनेशनली अपने लोग यूज करते हैं और इंडियस को सिर्फ इंडियन कंपनीज ही यूज करती है। इंडियस हमारा है, सिर्फ इंडियन लोग ही यूज करते हैं उसको, और कोई नहीं। स्ट्रक्चर, इंडियस फॉलो द सेम स्ट्रक्चर एंड नंबरिंग एज IFRS बट इंक्लूड सर्टेन कर्व आउट्स मॉडिफिकेशंस टू फिट इंडियन कंडीशंस। मतलब यहां पे बोला गया है कि इंडियस भी सेम सेम ही फॉलो करता है, सेम नंबरिंग ही फॉलो करता है। मतलब इंडियस जो है ना, अपना जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत कुछ कॉपी किया है IFRS से, बहुत कुछ कॉपी किया है IFRS से, सेम नंबरिंग ही यूज करता है। लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कभी कभी हो जाता है, तो गलती वलती हो जाता है। अपने लोग सेम नंबरिंग फॉलो किए हैं, अपने लोग का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सेम नंबरिंग फॉलो किया है। ठीक है। फिर बात करते हैं करेंसी, फिर बात करते हैं करेंसी का। IFRS uses international terms like statement of financial position, whereas India uses international terms like balance sheet। ठीक है। जैसे मान लो अपने लोग जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट अपने लोग क्या बनाते हैं, अपने लोग जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बात सेम ही है, हम क्या बोले, बात सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है उसका। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS में थोड़ा बहुत चेंज है, बात सेम ही है। अपने लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, वो लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाता है, वो लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाता है। नाम एक ही है, काम एक ही है। ठीक है।
Regulatory framework. India's are aligned with the Indian laws as per the Companies Act and Income Tax Act. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया जो बनाया गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया गया वो कंपनी एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, इंडिया जो बनाया गया है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन आईएफआरएस कोई भी कंट्री के लॉ के आधारित पर नहीं बनाया गया। आईएफआरएस जो है, आईएफआरएस वो कोई भी कंट्री के लॉ के आधारित पे नहीं बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव बोथ एम फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। ठीक है, सो बट इंडिया फोकसेस मोर ऑन इंडियन कंपनीज लीगल एंड टैक्स एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अपना जो इंडियास है वो इंडियन कंपनीज पे ज्यादा फोकस करता है, वो इंडियन कंपनीज पे ज्यादा फोकस करता है। आईएफआरएस जो है वो पूरा ग्लोबली ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस था, पढ़ लीजिएगा इसका मीनिंग क्या होता है दोनों का, इशू इशू कौन कौन करता है, एप्लीकेबिलिटी किस किस के पर है, स्ट्रक्चर क्या है, करेंसी एंड टर्मोलॉजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, वो लोग बनाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नाम अलग है, काम एक है। अपने लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, वो लोग बनाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग का क्लियर है। अब बोला गया डिस्कस द नीड्स ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड का नीड क्या है, मतलब आईएफआरएस हम लोग पढ़े क्यों भैया, आईएफआरएस हम लोग पढ़े क्यों? अगर हमारे पास आप बोल रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो आईएफआरएस अपने को पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़े, उसका बता रहे हैं अभी। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, इसका लिमिटेशन क्या है, आईएफआरएस का लिमिटेशन क्या है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड का मतलब अपने लोग ग्लोबल ग्लोबल स्टैंडर्ड ये पढ़े क्यों, तो अपने लोग पढ़ते इसीलिए है कि यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्टिंग आए, मतलब अपना कंट्री का जो अकाउंट्स करने का तरीका है वो दूसरा कंट्री से मैच करे। दूसरा कंट्री से मैच करेगा तभी तो दूसरा दूसरा कंट्री वाला लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज उनको अकाउंट समझ में आएगा, अकाउंटिंग समझ में आएगा। अपना कंट्री जिस मेथड से अकाउंट करता है, अगर दूसरा कंट्री से मैच वो नहीं करेगा फिर वो लोग भी इन्वेस्ट नहीं करेगा ना आके। तो यूनिफॉर्मिटी आए सबसे पहले, इसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड अपने लोग फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्मिटी आए। Global standard being uniformity in accounting practices across countries, ensuring that financial statements are prepared and presented in the same way everywhere. ठीक है, हर एक जगह पे सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो होगा, सेम तरीके से अगर अकाउंट्स होगा तो अच्छा होगा ना समझने के लिए। अपने लोग अमेरिका का अकाउंट्स को समझ पाते हैं, अपने लोग लंदन का अकाउंट को समझ पाएंगे और वो लोग इंडिया का अकाउंट को समझ पाएगा। अपने लोग बाहर देश का अकाउंट को समझ पाएंगे और वो लोग इंडिया का अकाउंट को समझ पाएगा, अच्छा होगा ना हमारे लिए। तो इस यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अपने लोग कभी कभी ग्लोबल स्टैंडर्ड को कॉपी करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड को देख देख के अकाउंट्स बनाता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड को देख के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। ठीक है, फिर दूसरा फिर दूसरा है कि कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आईएफआरएस के हेल्प से या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हेल्प से दो, मतलब कि दोनों को कंपेयर कर सकते हो। फिर ये आपका ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी लाता है। आईएफआरएस को अगर आप फॉलो करते हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ट्रांसपेरेंसी लाओगे, रिलायबिलिटी लाओगे, रिलायबल है वो। आईएफआरएस भी तो रिलायबल है भाई, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल, ज्यादा रिलायबल बनाएगा। अरे भाई एक मोमेंट के लिए हम मान सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत हो सकता है, लेकिन आईएफआरएस कभी गलत नहीं होगा, पता है। एक मोमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका गलत हो सकता है, लेकिन आईएफआरएस जो जो ग्लोबल है, ग्लोबली जो बना गया है वो कभी गलत नहीं होगा। तो उसको अगर आप क्रॉस चेक कर लेते हो, अगर आप आईएफआरएस को फॉलो कर लेते हो तो आपका तो भैया बहुत अच्छा से ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को ये फैसिलिटेट करता है। ठीक है, मैं क्या बोला मैं क्या बोला कि अगर अपने कंट्री का अकाउंट्स और दूसरे कंट्री का अकाउंट सेम रहेगा फिर तो फिर तो बाहर वाले कंट्री वाले आपके अकाउंट्स को समझ पाएंगे और आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। अगर अपने कंट्री का अकाउंट और दूसरे कंट्री का अकाउंट सेम रहेगा फिर तो बाहर वाले कंट्री वाले अपने कंट्री का अकाउंट्स वो समझ पाएंगे, वरना कैसे समझेंगे।
ठीक है। फिर क्या है, reduced cost and complexities. तो company operating in multiple institutions can easily invest in companies worldwide when financial reports follow common standards. ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या बोला है कि आईएफआरएस जो है वो कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, कॉमन स्टैंडर्ड। और इन्वेस्टर इजिली इजिली इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट कर सकता है। अगर सब अगर अगर सारे कंट्रीज, अगर आप बोलिए ना, अगर सारे कंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम रहा, अकाउंट्स करने का तरीका सेम रहा, तो इन्वेस्टर्स को मुश्किल नहीं होगी। इन्वेस्टर्स कोई भी कंट्री में जाके इन्वेस्ट इजिली कर सकता है, कोई भी कंट्री में जाके कर सकता है। ठीक है। फिर reduced cost and complexities है, so company operating in multiple countries do not need to prepare separate financial statement. तो अगर आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना जो इंडियस है वो सेम रहा, सेम बेसिस पे बना, तो अलग अलग अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। मान लीजिए कि मेरा एक तो ब्रांच है लंदन में, मेरा एक तो ब्रांच है इंग्लैंड में, मेरा एक तो ब्रांच है मान लीजिए इंडिया में, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मेथड्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है भाई। अपने लोग आईएफआरएस भी फॉलो करते हैं, अपने एएस के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ आईएफआरएस को भी मैच करता है। अपना अकाउंटिंग मेथड और दूसरे कंट्री का अकाउंटिंग मेथड अगर सेम रहा तो हमारा खर्चा कम जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कम जाएगा। ठीक है, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कम जाएगा। इतना पढ़ लीजिए, इतना काफी है। ये 5 हो गया ना, 5 हो गया ना, तो 5 पढ़ लीजिए, 5 काफी है। तो इसका 5 पढ़ लीजिए, 5 5 काफी है। अब इसका चैलेंजेस आइए, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है। ग्लोबल स्टैंडर्ड में जितना अच्छा बात है उतना तो चैलेंजेस भी है ना। अपने लोग जो आईएफआरएस को फॉलो करते हैं इसका क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले तो भैया डिफरेंस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, यूएस का इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, उस हिसाब से आप अकाउंट्स करने का तरीका भी अलग बता रहे हो, तो फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी? बिल्कुल सर डिफिकल्टी आएगी। इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, दूसरे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, तो डिफिकल्टी तो आएगी ना भाई, डिफिकल्टी तो आएगी ना। तो यहाँ पे बोला है कि वो बात तो सही है कि आप आईएफआरएस को फॉलो कर रहे हो, आप आईएफआरएस को फॉलो करके आप सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस लाना चाहते हो हर एक कंट्री में, सेम अकाउंटिंग। लेकिन बात यह है कि हर एक कंट्री का इकोनॉमी अलग अलग है, अलग, और हर एक कंट्री में हर कुछ अप्लाई नहीं कर सकता, कंट्री के हिसाब से अकाउंटिंग बनना चाहिए। तो डिफरेंस इन इकोनॉमिक कंडीशन सबसे पहला चैलेंजेस, डिफरेंस इन इकोनॉमिक कंडीशंस। फिर बात है लीगल एंड रेगुलेटरी कन्फ्लिक्ट्स। नेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस में कन्फ्लिक्ट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है। फिर कल्चरल एंड बिजनेस बिजनेस एनवायरमेंटल डिफरेंसेस, डिफरेंस बिजनेस ट्रेडिशंस एथिकल वैल्यूज एंड अफेक्ट हाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड। मतलब आप देखिए ना हर जगह अलग अलग कल्चर है, हर जगह अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं, उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर पाना मुश्किल है। इसको क्या समझ में आएगा कुछ पता नहीं। हर जगह अलग अलग कल्चर है, हर जगह अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट है, इतना सारा डिफरेंस है। अरे बाहर देश की बात अलग है, इंडिया की बात अलग है, तो उसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना, उसमें बाहर वाला आईएफआरएस को फॉलो करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट है। फिर बात है कि हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, आपका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ेगा, खर्चा बहुत ज्यादा पड़ेगा। अकाउंटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड इन्वॉल्व हाई कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर चेंजेस, ट्रेनिंग स्टाफ, रिवाइजिंग अकाउंटिंग सिस्टम। अगर अपने इंडिया में अगर अगर अपने इंडिया के लोग आईएफआरएस को फॉलो करें तो कितना खर्चा पड़ेगा पता है आप लोगों को, कितना ज्यादा। मतलब फॉरेन कंट्री के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर चार्जेस होता है, जैसे यहाँ का है भैया वो टैली, फॉरेन कंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो सॉफ्टवेयर चार्जेस होता है वो कितना ज्यादा महंगा होता है। आपको स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा अकाउंटिंग सिस्टम। फिर टैक्सेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क इश्यूज, मेनी कंट्री टैक्सेशन सिस्टम आर लिंक टू द लोकल अकाउंटिंग रूल्स। बहुत सारे कंट्रीज में जो वो टैक्स है वो लोकल अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से लिंक्ड है। जैसे अपना जो इंडियस है, इंडियस अपना जो इंडियस है वो बेटा वो टैक्स
लॉस को देखते हुए और कंपनी लॉ को देखते हुए बनाया गया है। अपना जो इंड एस है ना, वो टैक्स लॉ को देखते हुए, कंपनी लॉ के देखते हुए बनाया गया है। और उस पर भी अपने लोग आईएफआरएस को फॉलो करने लगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगे, फिर तो भैया मुश्किल पड़ेगा अपने को, मुश्किल पड़ेगा। फिर बोला गया लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल। अगर आप आईएफआरएस को फॉलो करते हो तो क्या आईएफआरएस को बेहतरीन तरीके से कोई जानने वाला स्टाफ है? नहीं है, नहीं है। तो अगर आप आईएफआरएस को फॉलो करते हो तो लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, अच्छा प्रोफेशनल आपको नहीं मिलेगा। जितना अच्छे तरीके से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सीख पाओगे, उतना अच्छे तरीके से आप आईएफआरएस को नहीं सीखोगे। जितना बेसिक से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सीखोगे, उतना बेसिक से आप आईएफआरएस को नहीं सीखोगे। तो ये सब शॉर्टेज मिलेगा आप लोग को, लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी इंड एएस को फॉलो करती है, इंड एएस को फॉलो करती है। अब अचानक से वो किस तरीके से आईएफआरएस में शिफ्ट हो जाए, चेंज नहीं करना चाहते। बहुत सारी कंपनी चेंज नहीं करना चाहती, बोलती है कि आमी चेंज करबो ना, आमी आईएफआरएस को फॉलो करबो ना, आमी इंड एएस के ही फॉलो करबो, इंड एएस के ही फॉलो करबो। ठीक है। फिर फ्रीक्वेंट रिविजन्स। आईएफआरएस जो होता है वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है, रेगुलरली, बिकॉज वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना। आईएफआरएस जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, हर एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल है ना। आईएफआरएस ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो, तो वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है, रेगुलरली उसमें अपडेशन आता है। इसलिए डिफिकल्टीज है ना। अपना इंडिया तो इतना अपडेट नहीं होता, इतना इतना चेंज नहीं होता इंडिया में, इंडिया में इतना चेंज नहीं होता, लेकिन आईएफआरएस में रेगुलरली चेंज होता ही रहता है, होता रहता है, होता रहता है। इतना अगर आईएफआरएस में चेंज होगा फिर नहीं चलेगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, हो जाएगा दोस्तों। देखिए यूनिट नंबर 3 सिर्फ बचा हुआ है, इसको अपने लोग कल करा लेंगे, कल कुछ सम्स भी करा देंगे, हो जाएगा आप लोग, हो जाएगा आप लोगों का। और 2 पार्ट्स हम सोच रहे हैं ला दें, और 2 पार्ट्स, एक पार्ट में पूरा थियरी कवर करा देंगे, एक पार्ट में सम्स करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और सम्स आप लोग मत कीजिएगा, सम्स आप लोग अटेम्प्ट मत कीजिएगा मेरे हिसाब से।